जय हिंद साथियों। मैं आदेश आपका आपके अपने राही आदि क्लासेस परिवार में स्वागत करता हूं। तो आज हम सभी फिर से उपस्थित हुए हैं जो कि हिंदी का प्रैक्टिस सेट होता है एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपी टेट या फिर जहां पर भी हिंदी पूछी जाती है। हम अपने क्लास को देर ना करते हुए क्लास को शुरू करने वाले हैं। बस आप सभी से एक ही उम्मीद है कि आप सभी अधिक से अधिक क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिएगा और आपकी जो राय हो वह कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर रामचरित का प्रधान रस है। तो हमें बताना है कि जो उत्तर रामचरित है उसका रस क्या है। शांत रस, करुण रस, श्रृंगार रस और वीर रस। तो कौन सा रस है यह हमें बताना है। तो उत्तर रामचरित में करुण रस है। क्या है? करुण रस है। तो आप सभी इन सभी रस के जो स्थायी भाव होते हैं वह भी याद रखिएगा। शांत रस का होता है स्थायी भाव निर्वेद, करुण का होता है शोक, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति और वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, यानी जिसे हम जोश, अपने अंदर उत्साह हो वह भी कहते हैं। तो उत्तर रामचरित का प्रधान रस जो है वह करुण रस होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दस कुमार चरित के रचनाकार हैं। जो दस कुमार चरितम है उसके रचनाकार कौन हैं? आचार्य दंडी, माघ, बाणभट्ट, कालिदास। तो दस कुमार के रचनाकार आचार्य दंडी जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। आने वाली भाषा नहीं है पूछा गया है। तो गुजराती, सिंधी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी। गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी यह सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। जो सिंधी भाषा है वह सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत नहीं आती है। यह ब्राह्मण है। क्या है? ब्राह्मण के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? निश्चय शब्द में संधि हमें बताना है। गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि। तो निश्चय शब्द में कौन सा है? विसर्ग संधि है। इसका संधि विच्छेद होगा निः धन चय। निः धन चय। जब विसर्ग के बाद च या छा हो तो विसर्ग का श हो जाता है। निश्चय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचना की विधा का नाम सही नहीं है? ये रचना जो है इनकी विधाएं दिया गया है तो कौन सा सही नहीं है हमें बताना है। ऋण जल धन जल यह रिपोर्तार्ज है। यह सही है। क्या भूलूं क्या याद करूं यह आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं यह आत्मकथा है। आवारा मसीहा यह क्या है? जीवनी है। जो जूठन है वह संस्मरण नहीं है। क्या है? संस्मरण नहीं है। यह भी एक आत्मकथा है। तो हमारा क्या सही नहीं है? तो सही नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऋण जल धन जल यह रचना
फणीश्वर नाथ की है। किसकी है? फणीश्वर नाथ जी की है। क्या भूलूं क्या याद करूं, यह आप सभी जानते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी की है। हरिवंश राय बच्चन जी की है। आवारा मसीहा, यह विष्णु प्रभाकर की है। किसकी? विष्णु प्रभाकर जी की है। जूठन जो है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। किसकी? ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है, मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। जो आपको नए प्रश्न मिले उन्हें आप लिख सकते हैं या फिर जिस भी प्रकार से आप याद कर सकते हैं याद कर लीजिएगा। तो हमें बताना है मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। दिल्ली दूर है, मुझे चांद चाहिए, कितने पाकिस्तान, कसब। तो क्या है जो इनकी उपन्यास है वह कसब है। क्या? कसब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शेखर जोशी की कहानी है। शेखर जोशी जी की हमें कहानी बताना है। तो इनकी कहानी कर्मनाशा की हार, पंचलाइट, महुए का पेड़। तो जो इनकी कहानी है वह है मेरा पहाड़। क्या? मेरा पहाड़ जो है वह शेखर जोशी जी की कहानी है। कर्मनाशा की हार, यह रचना किसकी है? अगर देखें तो यह है शिव प्रसाद सिंह। किसकी? शिव प्रसाद सिंह जी की है। पंचलाइट जो है फणीश्वर नाथ रेणु की है। फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। महुए का पेड़, यह मार्कंडेय जी की है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आँख बिछाना मुहावरे का सही अर्थ हमें बताना है। तो आँख बिछाने का प्रायश्चित करना, आँखें थक जाना, उपेक्षा करना। तो यह तीनों तो नहीं है। आँखें बिछाना यानी किसी के स्वागत में, तो क्या है? हृदय से आदर करना। इसका सही अर्थ हो जाएगा हृदय से आदर करना। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। इस सभी वाक्यों में, चारों वाक्यों में किस में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है हमें यह बताना है। शिकारी ने तीर से मारा। किससे मारा? तीर से मारा, यानी तीर से मारा एक साधन को दिखाया जा रहा है। तो इसमें करण कारक हो जाएगा। हाथी के द्वारा पेड़ ढह गया या ढहा गया, के द्वारा है तो यहाँ पर भी करण कारक होगा। सज्जनों की सत्संग से बुद्धि सुधरती है। सत्संग की जगह अगर संगत भी रहेगा तो भी सही होगा। तो यहाँ पर भी करण कारक होगा। लड़का बाजार से लौटा यानी बाजार और लड़के के बीच में दूरी का है, तो इसलिए यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा लड़का बाजार से लौटा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, चाय आगत शब्द है, यानी चाय विदेशी शब्द है और यह किस भाषा का है यह हमें बताना है। जापानी में रिक्शा शब्द आया था कल। चीनी, जर्मन, पुर्तगाली। तो चाय जो है वह चीनी भाषा का शब्द है।
अगला क्वेश्चन है, हमें सुमेलित करना है। क्या सुमेलित करना है? श्लेष जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ निकलें, यह हो जाएगा नंबर 2 पर। उत्प्रेक्षा यानी ए का 2, अगर हम देखें सभी ऑप्शनों को तो सिर्फ तीसरे ऑप्शन में है कि ए का 2 और बी का। अब उत्प्रेक्षा में देखें, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यह भी सही हो गया। अतिशयोक्त, अतिशयोक्त में क्या है कि किसी भी बात को या वस्तु के बारे में बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। दृष्टांत बचा और एक बचा, तो उपमेय और उपमान बिंब प्रतिबिंब रूप से चित्रित। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमें सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। शैल, शैल किसे कहते हैं? पहाड़ को कहते हैं। अम्बु, अम्बु जो है वह नीर को कहा जाता है। तो ए का दो दो जगह पर है, यानी ए ऑप्शन कटा और डी ऑप्शन कट गया। उसके बाद अम्बु नीर को कहते हैं। तो नीर यानी बी का ए, तो बी का ए। अब हम देखते हैं तो सी ऑप्शन भी हमारा कट गया। सदन, सदन मतलब गेह, गेह मतलब घर होता है। अनल, अनल पावक को कहते हैं। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। रात अच्छी है, तो यह स्त्रीलिंग हो गया। सांसें ली जा रही है, तो यह भी स्त्रीलिंग को प्रदर्शित करेगा। मूर्खतापूर्ण बातें हो रही हैं, तो यह तीनों शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। मोती अच्छा है, मोती अच्छी है, मोती अच्छा है, मोती अच्छा है, तो पुल्लिंग के अंतर्गत मोती शब्द आ जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर से सुमेलित करना है। तो पहला है अल्प विराम, अल्प विराम का चिन्ह दूसरा होता है। अगर आप सभी को नहीं भी आ रहा हो तो ए का 2 देख लीजिए। ए का 2 सिर्फ एक ही जगह है। और विस्मयादि बोधक का चिन्ह आप सभी जानते हैं। अर्धविराम, अर्धविराम का चिन्ह पहला होता है। और निर्देशक, ये योजक होता है, निर्देशक थोड़ा बड़ा होता है, तो निर्देशक ये। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सीमा ने तनीषा को पीटा। किसको? तनीषा को पीटा। वाक्य में कारक बताना है। सीमा ने तनीषा को पीटा। पीटा हमारा क्या है? पीटा या पीटना क्रिया है। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पीटना, किसको पीटा गया? तनीषा को पीटा गया, यानी कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, क्रिया का प्रभाव कर्म पर। तो यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तब कर्म कारक होता है। अगला क्वेश्चन है, युगे युगे क्रांति के रचनाकार हैं। अब हमें बताना है रचनाकार युगे युगे क्रांति के। युगे युगे क्रांति के रचनाकार विष्णु प्रभाकर, जैनेन्द्र, बालकृष्ण भट्ट और शरद जोशी। तो युगे युगे क्रांति के रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी हैं।
अगला क्वेश्चन है, अणिमा, बेला और तुलसीदास किन की कृतियाँ हैं या किसकी रचना हैं? तो आप सभी जानते हैं कि तुलसीदास, अणिमा, बेला, यह रचनाएं जयशंकर प्रसाद की नहीं हैं, महादेवी की भी नहीं है, सुमित्रा नंदन पंत की भी नहीं। तुलसीदास, आप अणिमा और बेला जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते तुलसीदास तो जानते हैं कि यह निराला जी की है। तो यानी अणिमा हो गया, बेला हो गया, तुलसीदास हो गया, कुकुरमुत्ता हो गया, क्या कुकुरमुत्ता, परिमल, नए पत्ते, ये हैं रचनाएं निराला जी की हैं जो बड़ी फेमस रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, मूक शब्द का विलोम बताना है। मूक मतलब जो व्यक्ति मौन रहता हो, तो जो व्यक्ति मौन रहता हो उसका विलोम जो व्यक्ति बहुत बोलता हो, तो बहुत बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। क्या होगा? वाचाल हो जाएगा। अंधा यानी दृष्टि, यानी जो देखता हो। देव का दैत्य हो जाएगा, असुर हो जाएगा, राक्षस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान न मान मैं तेरा मेहमान। मान न मान मैं तेरा मेहमान, पैसे से सब काम हो जाते हैं, अपराध करके किसी को डांटना, ज़बरदस्ती गले पड़ना, सावधान रहने से लाभ होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। पता लगा हम सावधान हैं, दूसरा आके ठोक ठाक के चला गया। तो क्या हुआ? मान न मान मैं तेरा मेहमान, यानी ज़बरदस्ती किसी के गले पड़ना। वह व्यक्ति आपसे छुटकारा पाना चाहे और आप ज़बरदस्ती उसके गले पड़े रहो। तो मान न मान मैं तेरा मेहमान, ज़बरदस्ती गले पड़ना, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हमें बताना है। आकाश का आप सभी जानते हैं, गगन, नभ, अंबर, शून्य, व्योम, ये सभी आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। बताना क्या है? नहीं है। तो अम्बक जो है वह आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में हमें समास बताना है। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। क्या है? अव्ययी भाव समास होता है अनुरूप। अगर आपको नहीं भी पता है तो अव्ययी भाव समास को पहचानने के लिए एक ट्रिक समझ लीजिए। रूप मूल शब्द है। रूप क्या है? मूल शब्द है। इसके आगे यानी कोई भी शब्द हो उसके आगे उपसर्ग जैसा शब्द जुड़ा रहे, जैसे प्रतिमास, प्रतिदिन, दिन है लेकिन उसमें प्रति उपसर्ग है। हर साल, हर समय, प्रत्येक, तो यानी जिसमें उपसर्ग टाइप का शब्द जुड़ा हो वहाँ पर अव्ययी भाव समास आप टिक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आसमान से बिजली गिरती है। यहाँ पर हमें कौन सा कारक है? आसमान से बिजली गिरती है यानी अलगाव है, दूरी है। तो अलगाव और दूरी अपादान में ही प्रकट की जाती है, अपादान में ही होता है। यहाँ पर कर्ता कारक भी नहीं होगा, करण भी नहीं होगा, कर्म भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? बाबू श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। निबंध को गद्य की कसौटी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अगला क्वेश्चन है, सबय दिन होत न एक समान, यानी सब दिन एक जैसा नहीं होता है। तो समय परिवर्तनशील होता है, समय अपरिवर्तनशील होता है, समय बेकार है, समय पर ना पहुंचना नहीं। समय जो है परिवर्तनशील होता है। कहा भी गया है लोकोक्ति में, सबय दिन होत न एक समान, यानी सभी दिन एक समान नहीं होते, यानी परिवर्तन होता है। तो समय परिवर्तनशील है।
आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रतारक किसका पर्यायवाची है। तो प्रतारक शब्द दिया गया है, यह किसका पर्यायवाची है। ठग का, टेक का, टीका का और डर का। किसका पर्यायवाची है। ठग का पर्यायवाची है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।